हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष सर और आप देख रहे हैं जैन फिजिक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के ओटी टाइप क्वेश्चनों को क्लियर कराऊंगा। ये सेकंड पार्ट बनाया है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर पहला वीडियो देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो में आइए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संधारित्र को Q आवेश देने पर उसका विभव V तथा धारिता C है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा निम्न में से है। संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है हाफ CV², लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या कर लेना है, C= एक फॉर्मूला और होता है Q/V, जो यहाँ पर रख के देख लेना है। जब हम C=Q/V रखेंगे तो आएगा हाफ QV, एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ QV। राइट आंसर के रूप में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में ... समान रहता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है। विभवांतर जो होता है सभी प्रतिरोधों का समान रहता है। क्लियर, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय चालक की धारिता निम्न में से है। गोलीय चालक की धारिता जो होती है C समानुपाती R होती है। जब हम समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो C आता है 4πε0.R, जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले गोलीय चालक की ... यहाँ पर धारिता नहीं होगी, यहाँ पर त्रिज्या होगी। तो मतलब 1 माइक्रोफैरड का कोई गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या बतानी है, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से स्मॉल जो कैपिटल R है वो त्रिज्या है, निकालेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल R = C/4πε0। C की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 फैरड। तो 10⁻⁻6 अपॉन में 4πε0 है, और जो हमें मालूम है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ तो क्या देखा, ये 10⁻⁻6 से 10⁻9 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 माइनस होकर, तो क्या आएगा 9 × 10⁻³ मीटर। यदि ऑप्शन में मीटर दे रखा है तो ठीक है, या फिर 9 किलोमीटर भी दे सकते हैं आपको, दोनों में से। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना ही लंबाई पर निर्भर करता है, ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ना ही द्रव्यमान पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध से पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु पर ... आवेश होता है। आपको एक चीज़ ज्ञात होगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का आवेश ही एक दूसरे के बराबर होता है, दोनों की संख्या बराबर है। तो जो परमाणु होता है उसका आवेश शून्य होता है, परमाणु उदासीन होता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश को निरस्त कर देता है, इसलिए परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, परमाणु उदासीन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र ... है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q = IT। यहाँ से फॉर्मूला से ये विमीय सूत्र आ गया IT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ... आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संरक्षित रहती है। संधारित्र में ऊर्जा जो होती है दोनों ही प्लेटों के बीच में, संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं वहाँ पर ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम ... आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। यहाँ ये सारे क्वेश्चनों को आपको फेयर में कहीं भी नोट कर लेना है। फर्स्ट नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जबकि द्वितीय नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल F जो होता है वो बताना है। F = होता है EQ, इसका राइट आंसर होगा F = EQ। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम आवेश का मान है, मतलब कोई वस्तु है उस पर कम से कम कितना आवेश रह सकता है, तो वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन से कम किसी भी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता। यह आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इससे कम किसी भी वस्तु का आवेश नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ एस के मतलब ई विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ एस है वो क्षेत्र के समांतर है, तो पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स बताना है। पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। आपने क्या देखा कि थीटा दे रखा है समांतर यानी थीटा 0 तो कोस थीटा 1, तो आप जल्दी जल्दी में राइट आंसर लगा देंगे ई डी, मतलब ई डी एस पृष्ठ यहाँ पर मैंने डी एस लिख दिया लेकिन पृष्ठ यहाँ पर हमने एस लिया तो इसलिए डी को हटा देंगे। तो आप जल्दी में क्या देखा आपने, थीटा यहाँ पर दे रखा है समांतर, थीटा इक्वल टू 1 तो कोस थीटा हो गया 1 कोस 0 1, तो आपने लगा दिया आंसर ई एस, जबकि ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा जो दे रखा है फॉर्मूले में ई डी एस कोस थीटा, तो कोस थीटा जो होता है वो पृष्ठ, ये मान लो कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। मान लो कोई पृष्ठ है, उसका पृष्ठ का जो अभिलंब होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, यानी यदि विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ समांतर है तो उसका अभिलंब होगा उसका पृष्ठ का वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो इसलिए कोस यहाँ पर 0 नहीं है, कोस थीटा यहाँ पर 0 नहीं है, थीटा यहाँ पर 90 है और कोस 90 का मान आपको मालूम होगा 0 होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यहाँ पर ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का परावैद्युतांक डॉट 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 होता है, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत माना गया है, अनंत होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा जो ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है अभी हमने निकाला था एफ अपॉन क्यू, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। एफ बल है, बल की विमा आप सभी को मालूम होगी, एम ए से निकालते हैं तो आती है एम एल टू टी, क्या मिस्टेक हो गया, क्या एम ए नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया है, एम एल टी माइनस 2 वो L2 बल कार्य में आता है, एम ए से एम एल टी माइनस 2 और क्यू जो है आवेश है उसकी मैं अभी भी बताई थी AT। जब हम निकालेंगे फाइनल तो आएगा एम, ए ऊपर पहुंच जाएगा, टी ऊपर पहुंच जाएगा एल और टी ऊपर पहुंच कर -3 और ये ए माइनस का फाइनल आंसर आ जाएगा एम एल टी -3 ए -1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू डॉट 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 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। क्लियर, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के गोले को धनावेश देने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए कोई धातु का गोला है, इसको आपने धनावेश दिया है, यानी धनावेश देने का मतलब क्या है, उससे हमने इलेक्ट्रॉनों को लिया है। किसी वस्तु पर धनावेश कब आता है, जब हम उससे इलेक्ट्रॉन को मतलब ले लेते हैं उससे, तभी तो उसके ऊपर धनावेश आता है। तो यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन हो गया, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ गई, तभी तो उसके ऊपर धनावेश आएगा। यानी कोई व्यक्ति धनी होगा, वो धनी व्यक्ति तो किसी दूसरे को ऋण देगा, जब उसने ऋण दे दिया तो उसके पास उतने ही की कमी आ गई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा जो होती है विद्युत धारा, उसकी दिशा होने पर भी अदिश क्यों है। इसके ऊपर 2 मिनट डिस्कस करते हैं। विद्युत धारा को अदिश इसलिए माना गया है, इसके 2 रीजन हैं। एक रीजन तो ये है, ये मान लो कोई तार है, ऐसे आपने खूब सारे इसमें ऐसे कर दिया है टेढ़ा मेढ़ा, आपने यहाँ से मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा दी, तो क्या होता है यहाँ पर भी हमें 5 एम्पियर की धारा मिल जाती है।
यदि विद्युत धारा सदिश होती तो उसकी दिशा कितनी बार परिवर्तित हो गई, उसके मान में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए विद्युत धारा को अदिश माना गया है। एक रीजन और है, विद्युत धारा जो है सदिशों के बीजगणितीय योग नियम का पालन नहीं करती है। तो मतलब क्या होता है यह नियम इस प्रकार से, यदि विद्युत धारा सदिश होती तो क्या होता, मान लो हमने यहाँ से 5 एम्पियर की धारा दी और यहाँ से जो है 3 एम्पियर की धारा दी, और यदि विद्युत धारा सदिश होती तो हमें यहाँ पर धारा मिलनी थी √5 का वर्ग 25 + 3 का वर्ग 9 इक्वल टू कितना आ गया 25 और 9 √34 इतनी एम्पियर की धारा मिलनी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें इन दोनों के योग के बराबर धारा मिलती है 8 एम्पियर की। ये 2 रीजन है, इस वजह से विद्युत धारा को अदिश माना गया है। यह विद्युत धारा जो है सदिशों के बीजगणितीय योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा को अदिश माना गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।